हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस क्लास को आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाएंगे ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और इसमें टोटल हम लोग यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। टोटल यहाँ पे हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए, सामाजिक विज्ञान का हम लोग पढ़ेंगे जिसे एसएसटी भी बोला जाता है, बहुत सारे बच्चे एसएसटी बोलते हैं। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करिएगा बाबू घंटी आएगा, घंटी को आप लोग दबाइएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन को आप लोग क्या करिएगा, ऑल पे दबा दीजिएगा। तो जो घंटी है ना, ये इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी लाइव क्लास करवाया जाएगा आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, हमारे सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे आ गए हैं और जो भी हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बच्चे यहाँ पे जुड़ सकें, ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास भी क्या करना है, आपको शेयर कर देना है। चलिए, तो क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं और देखिए एक एक करके बाबू क्वेश्चन आते जाएगा और हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो प्लीज आप लोग इसे क्या करिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग देखते चलिएगा और इसे जो भी इसमें का प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग याद करिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पर देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ था। तो साम्यवादी शासन का बाबू पहला प्रयोग कहां पे हुआ था, रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था और जो रूस है बाबू वो दुनिया का पहला साम्यवादी देश बना था, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम में आता है कि दुनिया का पहला साम्यवादी देश कौन सा है, तो रूस है। रूस में सबसे ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि साम्यवादी शासन का प्रयोग सबसे पहले कहां पे हुआ था, रूस में हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या समाजवादियों का देश किसे कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो समाजवादियों का देश या सबसे पहला समाजवादी देश कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला समाजवादी देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है रूस है। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि दुनिया का पहला साम्यवादी देश कौन सा है। तो दुनिया का बाबू पहला साम्यवादी देश कौन सा है, तो रूस है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ। अब जो दास कैपिटल है, आपको पता है ना, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल को क्या कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो दास कैपिटल है ये कब प्रकाशित हुआ और दास कैपिटल के लिखने वाले कौन है बाबू, आपको ये पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। आपको नाम याद रखना है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल बाबू पुस्तक लिखा है और यही है समाजवादियों का बाइबिल। और ये प्रकाशित कब हुआ, यहां पे आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बाबू ये प्रकाशित कब हुआ, 1867। बहुत ही बढ़िया बच्चे यहां पे बोल रहे गुरुजी ये जो प्रकाशित हुआ डी, बहुत ही बढ़िया, 1868 में। बहुत यहां पे 1867 में, यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ, 1867 में। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है। अब यहां पे आपको बताना है कि सड़कों की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में, कहां पे जो सड़कें हैं ना बाबू बहुत अच्छी भी हैं और उसका लंबाई भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो भारत में वो एक ही राज्य है जहां पे सड़कें बाबू बहुत ही अच्छी हैं और उसका नाम क्या है, तो महाराष्ट्र। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो भारत में सड़कों का सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो सड़कें हैं बाबू नंबर 1 है पूरा भारत में। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में सड़कों की अधिक लंबाई किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में है, ठीक है। याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ये भी क्वेश्चन आता है, कौन ऐसा राज्य है जो सड़कों के दृष्टिकोण से नंबर 1 है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। यहाँ की सड़कें बहुत ही अच्छी है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है? अब रोपड़ फसल क्या होता है बाबू? तो रोपड़ फसल होता है, आप लोग याद रखिएगा, उसका बीज कहीं और तैयार होता है, और जब उसका बीज इतना बड़ा बड़ा हो जाए तो उसको लाके क्या करते हैं, खेतों में हम लोग रोप देते हैं, ठीक है ना। तो वो रोपड़ फसल होता है। जैसे धान का एग्जाम्पल ले लीजिए, धान को हम लोग क्या करते हैं, उसके बीज को अलग खेत में तैयार करते हैं, फिर वो इतना इतना बड़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग लाके क्या करते हैं, दूसरे खेतों में रोप देते हैं, तो रोपड़ फसल कहलाता है। रोपड़ फसल इसमें आपसे पूछ रहा है कौन नहीं है? तो रबड़ भी बाबू रोपड़ फसल है, जो गन्ना है इसको भी रोपा जाता है, ये भी रोपड़ फसल है, ठीक है। और जो केला है, केला जो है ना, ये भी क्या है बाबू, रोपड़ फसल है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इसका भी बीज होता है, इसका भी पौधा होता है, और उसको हम लोग जहां लगाना होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, वहां पे लगाते हैं, ठीक है। और जो बाजरा है ना, ये रोपड़ फसल नहीं है। यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा बाजरा, ये एकदम 100% बाबू आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट कर दीजिए, समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी? यानी बिहार के लोग जो है बाबू, कौन सा फसल सबसे अधिक खाते हैं, यहां पे आपको बताना है। तो बिहार का बाबू मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? कौन सा फसल बिहार के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं? तो आपको याद रखना है चावल। चावल जो है ना बाबू, बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है, और भारत का भी मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? चावल है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और चावल को क्या बोला जाता है? खरीफ फसल बोला जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और गेहूं को रबी फसल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना का स्थापना हुआ। अब बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की बाबू पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की जो पहली नदी घाटी परियोजना है, ये नाम आपको याद रखना है, सोन नदी घाटी परियोजना। कौन है बाबू? सोन नदी घाटी परियोजना है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सोन नदी घाटी परियोजना जो सोन नदी पे बना हुआ है, और ये बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। ये आप लोगों को याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो आपको याद रखना है सोन नदी घाटी परियोजना। और ये सोन नदी घाटी परियोजना कब बना था? 1874 में। ये आपको यहां पे याद रखना है, कब बना था? 1874 में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, आप लोग जो भी बच्चे को नहीं पता है, आप लोग यहां पे याद रखिएगा 1874। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अब यहां पे बताना भाई, जो नेपा नगर है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो नेपा नगर बाबू किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पे अखबारी कागज बनता है। अखबारी कागज आप लोग देखते हैं ना, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें का जो पेपर है ना बाबू, वो कहां पे बनता है? न्यूज़पेपर का, समाचार पत्र का जो पेपर होता है, जिसपे समाचार पत्र छपता है, उसका कागज बाबू कहां पे बनता है? तो आपको याद रखना है, यही बनता है नेपा नगर में। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो नेपा नगर है, ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। यहां पे अखबार का कागज बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत की पहली लौह कंपनी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। लौह इस्पात कंपनी है, भारत की पहली लौह इस्पात कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1907 में। ये भी बोर्ड एग्जाम में बाबू बहुत आता है, और जो भी प्रश्न इसमें से याद नहीं होगा ना, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था बाबू? तो 1907 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? अब मानचित्र आप लोग देखते हैं ना, मानचित्र मैप आप लोग देखते होंगे, गूगल मैप चलाते होंगे, तो जहां पे बाबू मैदान होता है, जहां पे खेत होता है, मैदान यानी मतलब जैसे खेत हो गया,
जंगल हो गया, छोटा छोटा मैदान जहां पे छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसको हरा कलर से दिखाया जाता है। जो बर्फ वाला इलाका होता है ना, उसको सफेद भाग से दिखाया जाता है। और जहां पे नदी होगा, पानी होगा, वहां पे नीला कलर से दिखाया जाता है। जहां पे समुंदर है उसको नीला कलर से दिखाया जाएगा। या मैप पे, क्या मैप यानी मानचित्र होता है, मानचित्र पे देखिएगा जहां नदी होता है वो नीला कलर से दिखाया जाता है। मैदान को हरा भाग से दिखाया जाता है, क्योंकि मैदान हरा भरा होता है तो मैदान को हरा भाग से दिखाया जाता है। जहां पे बर्फ गिरता है, हिमच्छादित होता है, जहां पे हिम गिरता है, हिम का मतलब बर्फ, जहां पे बर्फ गिरता है उसको सफेद भाग से दिखाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानचित्रों में नीले रंग से क्या दिखाया जाता है। तो नीला रंग से दिखाया जाता है जल को, जहां पे नदी होगा, जहां पे समुंदर होगा, तालाब होगा, जलाशय होगा, उसको नीला कलर से दिखाया जाता है। और अपनी पृथ्वी को भी क्या बोला जाता है, अपनी पृथ्वी को भी नीला ग्रह बोला जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, अपनी पृथ्वी को भी नीला ग्रह बोलते हैं। क्यों नीला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि यहां पे बाबू जल बहुत ज्यादा होने के कारण दूसरे ग्रह से देखने पे नीला दिखाई देता है। जो जल है ना वो एक्चुअल में नीला दिखाई देता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है, उपजाई जाती है। अब काली मिट्टी में बाबू कौन सी फसल उगता है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो काली मिट्टी है इसमें कपास सबसे अधिक उगता है। कपास बाबू सबसे ज्यादा किस मिट्टी पे उगता है, तो आपको याद रखना है काली मिट्टी पे। और काली मिट्टी का बाबू दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी है, आपको पता होना चाहिए। और महाराष्ट्र में, यानी जो महाराष्ट्र है बाबू, इसमें किस फसल की खेती सबसे अधिक होती है, महाराष्ट्र में किस फसल की खेती सबसे ज्यादा होती है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो महाराष्ट्र में बाबू कौन सी फसल की खेती अधिक होती है, तो महाराष्ट्र आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र में जो है ना बाबू काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी है ना बाबू ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा होने के कारण महाराष्ट्र में बाबू कौन सा फसल का खेती सबसे ज्यादा होता है, तो महाराष्ट्र में कपास की खेती सबसे ज्यादा होता है। बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है और ये आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में किस फसल की खेती सबसे अधिक होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कपास का। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भाषाई आधार पे बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। अब यहां पे आपको बताना है भाई कि भाषा के आधार पे कौन सबसे पहला राज्य बना था। तो भाषा के आधार पे बाबू बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है ना ये भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य था। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पे ये अलग हुआ था, ठीक है ना, अपने मतलब भाषा के आधार पे ये अलग राज्य बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। अब यहां पे आपको बताना है जहां पे बार बार भूकंप आ रहा है वहां पे हम लोग घर कैसा बनाएंगे। तो आपको याद रखना है जहां पे बार बार भूकंप आता है वहां पे जो घर है ना वो आयताकार बनता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आयताकार क्या होता है, तो लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर बनता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। जहां पे बहुत बार भूकंप आता है इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो डेट आपको याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। और ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इस दिन पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और हर साल पर्यावरण दिवस बाबू कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है हर साल पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पतन कहां स्थित है। अब यहां पे आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू पतन, पतन का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब क्या हुआ, तो जहां पे पानी वाली जहाज आके रुकती है, पानी वाली जहाज का जो स्टेशन होता है, जैसे रेल का स्टेशन होता है ना जहां पे रेल आके रुकती है, वैसे ही पानी वाली जहाज का बाबू समुद्र में स्टेशन होता है, समुद्र के किनारा, ठीक है ना, वो क्या है बाबू, पतन है। इसे आप लोग याद रखिएगा, जिसे हम लोग बंदरगाह बोलते हैं। और यहां पे आपसे पूछा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू पतन कहां है, ये आप बता दीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू पतन बाबू कहां है, तो ये आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन महाराष्ट्र में है। और ये भारत का
सबसे बड़ा पतन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र का है, जिसे मुंबई का बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है ना, मुंबई का बंदरगाह। और जो मुंबई वाला बंदरगाह है ना सबसे बड़ा है, और इसका नाम क्या है मुंबई के बंदरगाह का? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, पूंजी का निर्माण होता है। भाई पूंजी आपके पास कैसे बनेगा? पूंजी आपके पास कैसे बनेगा? तो पूंजी बाबू आपके पास कैसे बनेगा? जब आप बचाइएगा, मान लीजिए आप 100 रुपया कमा के ले आए, 90 रुपया खर्चा कर दिए, तो बचेगा आपके पास पूंजी? नहीं। 100 रुपया कमा के लाए, उसमें से मान लीजिए 50 रुपया भी खर्चा कर रहे, डेली कामों में 50 रुपया बचा रहे, डेली 50-50 रुपया बचाइएगा, तो आपके पास पूंजी का निर्माण होगा, आपके पास पूंजी बनेगा। वही यहां पे बोल रहा है पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बचत के द्वारा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पूंजी कब बनेगा? तो अगर पैसा बचाएंगे तब तो पूंजी बनेगा ना, तो बचत के द्वारा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? यहां पे आपसे कांग्रेस पार्टी का बाबू सवाल यहां पे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ बाबू? तो आपको याद रखना है 1885 में। 1885 में बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे कि सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है, तो सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पार्टी, तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा छाप है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछता है कि कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन है? कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया? तो ए ओ ह्यूम, नाम आपको याद रखना है, ए ओ ह्यूम ने किया। और कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये सारा क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, राजनीतिक दल का आशय है। अब यहां पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का किससे आशय है, किससे बाबू वो आशा लगाता है राजनीतिक दल, ठीक है ना। तो यहां पे बोल रहे हैं राजनीतिक दल का आशय है, तो राजनीतिक दल का आशय किससे है? अफसरों के समूह से नहीं, किसानों से नहीं, सेनाओं से नहीं, यहां पे आपको याद रखना है व्यक्तियों के समूह से, ठीक है ना। वो सभी व्यक्तियों को, व्यक्ति में तो सभी लोग आ जाएंगे, तो ये व्यक्तियों के समूह से क्या रखता है बाबू? आशय रखता है। इन्हीं से अपना वोट लेने का बाबू प्रयास करता है। व्यक्ति में बाबू ये सेना लोग भी आ जाएगा, किसान भी आ जाएगा, अफसर भी आ जाएगा, सभी लोग इसी में आ जाएंगे, इसे आप लोग याद रखिएगा, व्यक्तियों के समूह से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वैधानिक का मतलब होता है संविधानिक। हमारे देश में बाबू वो कौन सी मुद्रा है जिसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? अगर उसको लेके जाइएगा तो चल जाएगा, कोई भी मना नहीं कर पाएगा कि ये नोट हमारे पास नहीं चलेगा, ठीक है ना। वो कौन सा मतलब रुपया है, ठीक है। यहां पे बोल रहा वही कि हमारे देश में किस मुद्रा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो आपको याद रखना है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा का मतलब क्या हुआ बाबू? यहां पे देखिए पत्र मुद्रा यानी कागज का नोट, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में बाबू जो पत्र मुद्रा है यानी जो कागज का नोट है, इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, और किसी भी दुकान पे ले जाके चलाइएगा वो चल जाएगा। अगर मना करेगा कि हम इस नोट को नहीं चलाएंगे तो उस पे बाबू मुकदमा भी हो सकता है, लेकिन आपका नोट फटा चीटा ना होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो फटा चीटा नोट लेके जाइए और बोलिए इसको चलाइए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो आपको याद रखना है पत्र मुद्रा को। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, मुद्रा का पुराना रूप क्या है, तो जल्दी से कोई बच्चा बता सकता है भाई कि मुद्रा का पुराना रूप क्या है? मुद्रा का पुराना रूप क्या है? मुद्रा का पुराना रूप क्या है? जल्दी से कोई बच्चे बता सकते हैं भाई कि मुद्रा का पुराना रूप क्या है? सभी बच्चे जल्दी से एक बार। टका भाई, टका थोड़ी वस्तु मुद्रा। वाह क्या बात है, क्या बात है, वस्तु मुद्रा। देखिए जो बच्चे कंसेप्ट पढ़े हैं उनको पता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको पढ़ाया गया है। वस्तु मुद्रा, इसे आप लोग याद रखिएगा। वस्तु मुद्रा यानी पहले लोग जो थे ना वो पहले वस्तु को मुद्रा बना लिया करते थे। जैसे शिकारी युग में चमड़ा को मुद्रा बना लिए थे, यहाँ पे कृषि युग में चावल गेहूं को मुद्रा बना लिए थे, बकरी को मुद्रा बना लिए थे, ठीक है ना। तो ये वस्तु को ही मुद्रा बना लिए थे और वस्तु से वस्तु को क्या करते थे? खरीदते थे,
बेचते थे। तो मुद्रा का पुराना रूप क्या है? तो मुद्रा का जो पुराना रूप है ना वो वस्तु मुद्रा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, टीपू सुल्तान शासक थे। भाई टीपू सुल्तान जो थे ये कहां के शासक थे? तो टीपू सुल्तान आपको याद रखना है मैसूर के शासक थे। कहां के शासक थे? मैसूर के शासक थे। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? अब यहां पे आपको बताना है वो कौन सा देश है जहां पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। जैसे भारत में कौन सा व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? यहां पे बाबू ढाका से एक ढाका राजनीतिक दल है। बहुत सारा राजनीतिक पार्टी है ना, जैसे आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, ये बीएसपी, एसपी। अभी साउथ में जाइएगा तो बहुत सारा, हरियाणा में जाइएगा तो बहुत सारा, भी क्षेत्रीय पार्टी भी कितना है, सीपीआई, बहुत सारा पार्टी है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत सारा पार्टी है। तो भारत में बाबू बहुदलीय व्यवस्था है, यानी बहुत सारा दल है भारत में, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा, भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। और किस देश में यहां पे पूछ रहा है भाई बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, वहां पे एक से दो राजनीतिक पार्टी है, तो आप लोग याद रखिएगा ब्रिटेन। और सबसे पहले राजनीतिक पार्टी का नींव कहां पे पड़ा? सबसे पहले राजनीतिक पार्टी बना कहां? तो ब्रिटेन में बना। और ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बाकी पाकिस्तान में बहुदलीय व्यवस्था है, बांग्लादेश में बहुदलीय व्यवस्था है, भारत जो है इसमें भी बहुदलीय व्यवस्था है। इसे आप लोग याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन जो ब्रिटेन है इसमें क्या है बाबू? बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, इसमें एक दलीय व्यवस्था है। इसे आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। अब 1 रुपए का जो नोट है या 1 रुपए का सिक्का है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपए के जो ऊपर के नोट है, जैसे 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, ये जो नोट है बाबू ये किसके द्वारा जारी होता है? 1 रुपए का ऊपर का नोट तो वो छापता है, आप लोग याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी 1 रुपए का जो ऊपर का नोट है उसको कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी होता है? तो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? 1 रुपया का जो नोट है ना ये केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। और 1 रुपया का जो ऊपर का नोट है, जैसे 2 रुपया हो गया, 2 रुपए का नोट पहले आता था, 5 रुपए का आता था, 10 का आता था, 15, 10 का आता था, 20 का आता है, ठीक है ना, आता है ना ये सब नोट। ये जो 1 रुपए का ऊपर का नोट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है, भारत में यही मुद्रा जारी करता है। लेकिन जो 1 रुपया का नोट है बाबू ये किसके द्वारा जारी होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ये आपको याद रहेगा बाबू, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। 1 रुपया से अधिक का नोट जो हो गया, जैसे 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, ठीक है ना, 100 रुपया, फिर होता है 200 रुपया, फिर 500 रुपया, फिर 2000 का नोट, ये सब कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 1 रुपया का नोट कौन छापता है? तो भारत सरकार के केंद्र मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का कार्य कौन कौन सा है ये आपको यहां पे देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुद्रा का कार्य कौन है? तो मुद्रा का कार्य है मूल्य का मापन। ये मूल्य को सही सही मापता है, ठीक है ना। मूल्य का मापन का मतलब क्या हुआ? तो ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए ये मोबाइल खरीदना है, ये आपको मोबाइल खरीदना है, तो इसमें आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मोबाइल कितना का है, ठीक है ना। इसका मूल्य आप लोग सही सही माप सकते हैं। मान लीजिए इस मोबाइल का कीमत 10,000 है, ठीक है ना। आप लोग 10,000 में इसे खरीदना चाहेंगे, पोसाएगा तो दीजिए, नहीं पोसा रहा है छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ऐसा होता है ना, बकरी खरीदने जाइएगा तो बोलिएगा 3,000 का बकरी है या खोसी है, अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो छोड़ दीजिए। तो मूल्य का इससे मापन हो जाता है, नहीं वस्तु का मतलब जितना का वस्तु है उतना का हम लोग दाम लगा देते। तो पहला तो हो जाता है मूल्य का मापन। दूसरा होता है मूल्य का संचय। इसे आप लोग भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए बचा के रख सकते हैं, खराब नहीं होता है। पैसा खराब होता है नहीं, बैंक में ले जाके रख दीजिए, 10 साल 20 साल बाद जब भी आपको जरूरत पड़े आप निकाल के लाइए। तो इसको मूल्य का संचय भी कर सकते हैं। इसे आप लोग बचा के भी पैसा रख सकते हैं। मूल्य का भुगतान, अगर किसी से कर्जा लिए हैं तो इसे पैसा भी दे सकते हैं, कर्जा भी दे सकते हैं। इसे ये भी हो गया, किसी का कर्जा लिए हैं तो आप पैसा भी दे सकते हैं। तो ये सभी क्या है बाबू, आप लोग याद रखिएगा, मुद्रा का कार्य है। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। मुद्रा का कार्य क्या है? तो मूल्य का मापन है, सही सही दाम लगाना है। मूल्य का संचय यानी आप मुद्रा का संचय यानी पैसा आप लोग भविष्य के लिए बचा के भी रख सकते हैं। मूल्य का भुगतान, अगर आप किसी से कर्ज
लिए तो उसका पैसा भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, इनमें से कौन बिहार के महादलित नेता थे। अब इसमें आपको बताना है कि भाई बिहार के सबसे महादलित नेता कौन थे, आपको बताना है बिहार में कौन सबसे महादलित नेता थे। तो आपको याद रखना है जगजीवन राम। जगजीवन राम जो थे ना बाबू, ये बिहार के महादलित नेता थे। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। बिहार के महादलित नेता कौन थे? जगजीवन राम थे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। यानी जो चिपको आंदोलन है बाबू, ये कहां से किया गया था? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से चिपको आंदोलन किया गया था, जिसके नेता कौन थे बाबू? सुंदरलाल बहुगुणा थे। और इसमें पेड़ों को बचाया गया, ये आपको पता है ना। लेकिन किसके द्वारा ये सबसे पहले बाबू आंदोलन किया गया? तो वहां की जो महिलाएं थी, महिलाएं क्या करते थे, जब भी कोई पेड़ काटने के लिए आता था तो महिलाएं पेड़ से चिपक के क्या करती थी? पेड़ों को बचाती थी। महिलाएं केवल, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया, सॉरी किसके द्वारा किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा महिलाओं के द्वारा, क्योंकि जब भी पेड़ काटने आते थे जो ठेकेदार, तो महिलाएं क्या करती थी? पेड़ से चिपक के आंदोलन करते थे, पेड़ को कटने से बचाती थी। इसे आप लोग याद रखिएगा, कौन? तो महिलाएं। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन हो जाएगा यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? आप लोग समाचार पत्र जैसे हिंदुस्तान, दैनिक, अमर उजाला, बहुत सारा आप लोग पत्रकार न्यूज़पेपर आप लोग देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन भारत का बाबू सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भारत का बाबू सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है, यह है बंगाल गजट। जो बंगाल गजट जो बाबू समाचार है, ये भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो ये बंगाल गजट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। अब यहां पे क्रेडिट कार्ड को बाबू किस नाम से जानते हैं? क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, उसी को हम लोग डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, एटीएम कार्ड। ये सब क्या है? तो ये प्लास्टिक मुद्रा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी बना होता है, रुपए कार्ड, ये सब प्लास्टिक का बना होता है और इससे जाके हम लोग एटीएम में लगाते हैं तो वहां से पैसा निकलता है। अगर आपके खाता पे रहेगा तो पैसा निकलेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग प्लास्टिक मुद्रा भी बोलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, तो क्रेडिट कार्ड बाबू यहां पे प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी प्रसिद्ध है। और एटीएम अपनी सेवाएं कितने देर के लिए देती है? तो जो एटीएम है अपनी सेवाएं 24 घंटा देती है, इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 24 घंटा पैसे निकाल सकते हैं, 24 घंटा पैसा जमा कर सकते हैं। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन या स्वचालित टेलर मशीन हिंदी में, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक यानी बाबू सभी बैंकों का बाबू मालिक। आप लोग बोल सकते हैं सभी बैंकों के शीर्ष पे कौन है, यानी सबसे ऊपर कौन है, या सभी बैंकों का मालिक कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा। या भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बाबू आप लोग खाता नहीं खुलवा सकते हैं। ये क्या है? ये सभी बैंकों का मालिक है, सभी बैंकों का देख रेख करता है और प्लस नोट को छापता है। जितना भी रुपया पैसा है कौन छापता है? तो जितना भी रुपया पैसा है बाबू कौन छापता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। इसे आप लोग यहां पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भारत में बाबू किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आपको याद रखना है बिहार। बिहार राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है ना, ये सबसे कम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो आप लोग याद रखिएगा गोवा। गोवा के लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं, गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। और बिहार राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है ना बाबू सबसे कम है। बिहार के लोग सबसे कम पैसा कमाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो नई आर्थिक नीति में बाबू 3 चीजों को सम्मिलित किया गया, आपको याद रखना है। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण को सम्मिलित किया गया था, वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया था और निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का यहां पे मतलब शामिल किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। तो नई आर्थिक नीति में आपको याद रखना है उदारीकरण को शामिल किया गया था, निजीकरण को शामिल किया गया था और वैश्वीकरण को शामिल किया गया था। उपयुक्त सभी को शामिल किया गया था, तीनों को, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? तो विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO बोलते हैं, इसका स्थापना कब हुआ? तो आप लोग
लोग याद रखिएगा इसका स्थापना 1995 में हुआ। और भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? 1995 में ही बना था। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। 1995 में ही बन गया था भारत, ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पे है? तो जनेवा में है। बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ये जनेवा में है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। साउंड में कोई दिक्कत है क्या जी? साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बच्चा लोग यहां पे बोल रहा है। साउंड प्रॉब्लम, साउंड गड़गड़ा रहा है। अब सही है? एक सेकंड, थोड़ा टेस्ट करते, रुकिए। क्या हो जाता है साउंड को? हेलो, हेलो, हेलो। लग रहा है पीछे से खराब हो गया है, ठीक है। चलिए ऐसे ही पढ़ लीजिए, हम बाद में इसको ठीक कर देते हैं, हाथ में लेके अभी पढ़ा देते हैं। अब हेलो, ठीक है, अब थोड़ा देखिएगा। सही है? हाँ चलिए, अब सही हो गया। चलिए हो गया सही। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आगे। चलिए यहाँ पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भाषाई आधार पे बनने वाला बाबू पहला राज्य कौन सा है? प्रथम राज्य तो हम अभी आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। इसे आप लोग याद रखिएगा, डी वाला जो ऑप्शन होगा ना, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? चलिए अब आवाज एकदम बिल्कुल सही है, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भारत में बाबू योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है ये 15 मार्च 1950 को किया गया। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। और योजना आयोग के पहले बाबू अध्यक्ष कौन थे? ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। ये योजना आयोग के क्या थे बाबू? पहले अध्यक्ष थे, आप लोग याद रखिएगा। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। बोर्ड एग्जाम में आता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो नीति आयोग कर दिया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। इसे आप लोग याद रखिएगा।
सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो शेर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चावल है, चावल कौन सा फसल है, तो जो चावल है बाबू ये खरीफ फसल है, आप लोग याद रखिएगा। और गेहूं जो है वो क्या है, तो गेहूं आप लोग याद रखिएगा रबी फसल है, गेहूं जो होता है ये रबी फसल होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। टीपू सुल्तान कहां के शासक थे भाई, तो ये मैसूर के थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब इसमें से किस नदी को हम लोग बिहार का शोक बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। और कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी नदी के कारण बाबू बिहार में बाढ़ आता है, इसीलिए इसे शोक बोलते हैं। बंगाल में किस नदी के कारण बाढ़ आता है, तो आप लोग याद रखिएगा दामोदर नदी, इसीलिए बंगाल में दामोदर नदी को शोक नदी बोला जाता है। और असम में किस नदी के कारण बाढ़ आता है, ब्रह्मपुत्र नदी को, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को शोक नदी बोला जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। भाई लोकतंत्र का प्राण कौन है, तो लोकतंत्र का जो प्राण है बाबू आप लोग याद रखिएगा राजनीतिक दल, यानी जो भी राजनीतिक पार्टी है ना, ये लोकतंत्र का प्राण मानी जाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, तो सूचना के अधिकार अधिनियम बाबू कब लागू हुआ, तो सूचना के अधिकार अधिनियम कानून जो है ये आप लोग याद रखिएगा 2005 में लागू हो गया था, ये आप लोग याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। सूचना के अधिकार के लिए बाबू कहां से आंदोलन हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम कानून के लिए बाबू यहां पे आंदोलन हुआ था, और 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम कानून लागू भी हो गया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण को ही पृथ्वी को कहते हैं, तो बृहद क्षेत्र में बहुत ही बड़े क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी पे बहुत ज्यादा जल है, और जल को दूर से देखिएगा ना तो आपको नीला नीला दिखाई देता है, तो इसलिए पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, यानी जो गुटेनबर्ग हैं सबसे पहले बाबू कौन सा पुस्तक छापे थे, तो आपको याद रखना है बाइबल। सबसे पहले कौन सा पुस्तक छापे थे, तो अपना ये धार्मिक ग्रंथ छापे थे बाइबल, इसे आप लोग याद रखिएगा, डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाबू बाइबल छापा था, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि भाई आप बताइए कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया, तो आधुनिक छापखाना का आविष्कार बाबू यही गुटेनबर्ग ने किया था, और सबसे पहले बाबू ये किसको छापे थे, बाइबल को छापे थे। गुटेनबर्ग बाबू कहां के हो सकते हैं, तो आपको याद रखना ऊपर रहे ना, तो ये जर्मनी के थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, तो देखिए कृषि क्षेत्र जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, और जो सेवा क्षेत्र होता है ना इसे हम लोग तीसरा क्षेत्र बोलते हैं। सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र को हम लोग तीसरा क्षेत्र बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। और सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो सेवा क्षेत्र को आपको याद रखना है कितना भागों में बांटा गया है, तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में आता है प्रश्न, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो देश के बांधों को बाबू भारत का मंदिर कौन बोले थे, तो आपको याद रखना है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी, ठीक है। तो पंडित नेहरू जी जो थे वो देश के बांधों को भारत का मंदिर बोले थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग यानी नीति योजना आयोग आप लोग याद रखिएगा, नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, यहां पे प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग का नाम पहले क्या था, योजना आयोग था, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपको बताना है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं, जो करंट टाइम में प्रधानमंत्री होते हैं, वही क्या होते हैं बाबू, योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, या यहां
पे पूछेगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा प्रधानमंत्री। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का मतलब होता है खरीद बेच करना। खरीद बेच करने का बाबू सर्वोत्तम माध्यम क्या है, सबसे अच्छा माध्यम क्या है, ये आपको बताना है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, खरीद बेच करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है, तो मुद्रा। इसे आप लोग याद रखिएगा। मुद्रा, अगर आपके पास रुपया पैसा है तो कुछ भी चीज खरीद सकते हैं और रुपया के लिए कुछ भी चीज आप लोग बेच सकते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, यानी खरीद बेच करने का सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा मुद्रा है, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, मुद्रा का सबसे पुराना रूप कौन सा है? अभी जस्ट हम आपको मौखिक ही पूछे थे कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप कौन सा है, तो मुद्रा का बाबू प्राचीनतम रूप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा वस्तु मुद्रा, क्योंकि सबसे पहले लोग वस्तु को ही मुद्रा बना लेते थे। जैसे शिकारी युग में चमड़ा को, कृषि युग में गेहूं या चावल को, या यहाँ पे मतलब जब पशुपालन युग आया तो उसमें बकरी को बना लिए थे। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना होगा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप कौन सा है, तो वस्तु मुद्रा है, यही सबसे पुरानी मुद्रा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और खरीद विनिमय का मतलब क्या होता है, खरीद बेच करना। खरीद बेच करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो चेक। अगर मान लीजिए आप गोलगप्पा खा रहे हो और उसको चेक काट के दीजिएगा, लेगा? चेक काट के नहीं लेगा, ठीक है ना। उसको कोई वस्तु दीजिएगा, लेगा? नहीं लेगा। ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। प्रतिज्ञा पत्र दीजिएगा तो लेगा? नहीं लेगा। वो बोलेगा भाई हमको पैसा दो, 10 रुपया का खाए हो 10 रुपया दो। तो आप लोग याद रखिएगा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, मुद्रा है। अगर आपके पास पैसा है तो छोटा से भी छोटा वस्तु खरीद सकते हैं और बड़ा से भी बड़ा वस्तु खरीद सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के बाबू संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस है ना जी, ये क्या है बाबू, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1915 में आए, इसे आप लोग याद रखिएगा। कब आए थे, 1915 में आए थे, ये आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो 1915 में आए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार जो है बाबू ऐसे ही बहुत ही कम पैसा कमाता है बिहार के लोग, लेकिन बिहार में कितना जिला है, 38 गो जिला है। अब 38 गो जिला में कौन सा जिला सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, कौन से जिले के लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, किस जिला का लोग सबसे कम पैसा कमाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो वही बोल रहा है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक है, तो आपको याद रखना है पटना। पटना जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है सर्वाधिक है। सर्वाधिक का अर्थ होता है सबसे अधिक। तो सबसे अधिक बाबू बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय है, पटना का। और सबसे कम बाबू किसका है, तो आपको याद रखना है शिवहर। जो शिवहर जिला है ना, इसका जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, यानी राजनीतिक दल बाबू सबसे पहले किस देश में बना, तो राजनीतिक दल जो है सबसे पहले बाबू ब्रिटेन में बना, आप लोग याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और ब्रिटेन में आप लोग याद रखिएगा एक दलीय व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था है, वहां पे एक ही राजनीतिक पार्टी है, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? अब इसमें आपको बताना है कि भाई प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे, तो देखिए जो कृषि क्षेत्र होता है ना, यही प्राथमिक क्षेत्र होता है, पहला क्षेत्र होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। जो औद्योगिक क्षेत्र होता है ये द्वितीय क्षेत्र होता है, और जो सेवा क्षेत्र होता है ये तीसरा क्षेत्र होता है, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो काली मिट्टी है ये किसके लिए उपयुक्त है, यानी जरूरी है। तो काली मिट्टी बाबू किसके लिए उपयोगी है, तो आप लोग याद रखिएगा कपास के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, तो ये कपास के लिए उपयोगी है। काली मिट्टी पे जो कपास की फसल है बाबू सबसे अधिक होता है, आप लोग याद रखिएगा। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज हो गया, सत्य के साथ मेरा प्रयोग हो गया, ये कौन लिखे हैं,
तो आप लोग याद रखिएगा ये गांधी जी लिखे हैं, और गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, पूरा इनका नाम आपको याद रखना है। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी। तो हिंद स्वराज पुस्तक के बाबू, हिंद स्वराज पुस्तक हो गया, या सत्य के साथ मेरा प्रयोग हो गया, ये कौन लिखे हैं? गांधी जी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति, हिंदी में देता है युद्ध और शांति। ठीक है, तो वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है लियो टोल्स्टॉय। और लियो टोल्स्टॉय जो थे ना बाबू, ये एक रूसी लेखक थे। रूसी का मतलब रूस के लेखक थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा वार एंड पीस के लेखक लियो टोल्स्टॉय या युद्ध और शांति के लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी गणतंत्र बाबू भारत के किस राज्य में अवस्थित, भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा लिच्छवी गणतंत्र जो है बाबू ये बिहार में है। लिच्छवी गणतंत्र कहां पे है? तो लिच्छवी गणतंत्र बिहार में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला गणतंत्र कौन सा है? भारत का पहला गणतंत्र कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा लिच्छवी गणतंत्र। जो लिच्छवी गणतंत्र है ये भारत का पहला गणतंत्र है, इसे आप लोग याद रखिएगा, और ये बिहार में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें जनरल ओ डायर ने हजारों भारतीयों को गोली से भून दिया, तो इसके जांच के लिए बाबू किस समिति का गठन हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन हुआ था बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा हंटर समिति का गठन हुआ था। ठीक है ना, और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यह भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए कि लखनऊ समझौता कब हुआ। तो लखनऊ समझौता बाबू कब हुआ था? 1916। याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 का हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो सभी बैंकों का बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक बोला जाता है, तो इसका स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। और इसका मुख्यालय कहां है? यह भी क्वेश्चन आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पे है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ना बाबू, ये मुंबई में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कहां है? मुंबई में, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है लेनिन का मृत्यु कब हुआ? तो लेनिन बाबू आप लोग याद रखिएगा, लेनिन जो थे ये 1921 में नई आर्थिक नीति लागू किए थे। तो बोर्ड एग्जाम में आता है कि लेनिन नई आर्थिक नीति कब लागू किए थे? तो 1921 में किए थे। और इनका मृत्यु कब हो गया? तो 3 साल बाद। तो 21 में 3 जोड़िएगा, कितना आएगा? 24। 1924 में लेनिन का मृत्यु हो गया था, इसे आप लोग याद रखिए। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा कि लेनिन का मृत्यु कब हो गया? तो लेनिन का मृत्यु हो गया 1924 में, और लेनिन बाबू नई आर्थिक नीति लागू किया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने लागू किया था। और लेनिन नई आर्थिक नीति को कब लागू किए थे? 1921 में किए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। हर साल 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। और मजदूर दिवस बाबू कब मनाते हैं? यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है 1 मई। 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं, यह भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल बोला जाता है दास कैपिटल को। दास कैपिटल को लिखने वाले कौन है बाबू? तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स है। और दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ? तो 1867 में। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ था? चलिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, और रूस दुनिया का पहला साम्यवादी देश बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बाबू ये बहुत आता है। बॉक्साइड बाबू किसका एस्क है? सबसे पहले ये आप लोग याद रख लीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। बॉक्साइड किसका एस्क है? तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड किसका एस्क है? एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइड का यूज कहां पे होगा? किस उद्योग में होगा? एल्यूमिनियम उद्योग में। तो यहां पे आप लोग याद रखिएगा डी, एल्यूमिनियम। ये इंपॉर्टेंट है बाबू, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये आपको याद रखना है कि बॉक्साइड का उपयोग
उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइड का जो उपयोग है ये आपको याद रखना है एल्यूमिनियम उद्योग में होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो बॉक्साइड है ये क्या है बाबू? एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहां पे हुआ था? या क्वेश्चन आएगा 10 घंटे का आंदोलन कहां पे हुआ था, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में आता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां पे हुआ था या 10 घंटे का आंदोलन कहां पे हुआ था। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग टिक करिएगा इंग्लैंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहां पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और 10 घंटे का भी आंदोलन कहां पे हुआ था? तो 10 घंटे का भी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा में निर्वाचन यानी वोटिंग हेतु कुल सीटों की संख्या क्या है? तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या, तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या यानी वोट कितना पे दिया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 543। 543 जो सांसद है ना, जनता मतलब जनता चुन के भेजती है, इस पे वोटिंग होता है। और जो 2 सांसद होते हैं बाबू, इसे राष्ट्रपति किसी को भी उठा के सांसद बना देते हैं। यानी टोटल कितना हो जाता है? 545। यानी लोकसभा में टोटल सीट कितना है? 545 है, जिसमें 543 पे क्या होता है? वोटिंग होता है, निर्वाचन होता है, और 2 आदमी को ऐसे ही सांसद बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? अभी यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो बाबू भारतीय कांग्रेस पार्टी है, ये आपको पता है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। इसका स्थापना 1885 में हुआ। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा छाप। क्या है बाबू? इसे आप लोग याद रखिएगा, हाथ का पंजा छाप इसका चुनाव चिन्ह है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो जो अपना भारतीय संविधान है, संविधान से पूरा देश चलता है, तो इस संविधान में बाबू कितनी राष्ट्रीय भाषाओं को घोषित किया गया है? तो इसमें भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यानी 22 गो राष्ट्रभाषा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कितना राष्ट्रभाषा है? 22 गो राष्ट्रभाषा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय भाषाओं की जो संख्या है वो 22 है। और इस 22 भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख आप लोग याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में है। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है? तो वर्तमान में बाबू कितने भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको याद रखना है 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, इसे आपको याद रखना। और राज्य कितना है अभी वर्तमान में? तो भारत में 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की बाबू आर्थिक व्यवस्था कैसी है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है ना, मिश्रित है। मिश्रित कहने का मतलब क्या हुआ? यहां पे प्राइवेट और सरकारी दोनों चीजें देखने को मिलेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां पे है? अमेरिका में है, वहां पे सब चीज आपको प्राइवेट देखने को मिलेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां पे है बाबू? चीन में है, वहां पे सब चीज आपको सरकारी चीजें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में बाबू जीवन यापन करना है तो उसका मुख्य साधन क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कृषि, जो खेती बाड़ी है ना, यही क्या है बाबू? बिहार में मुख्य जीवन चलाने का भी है। यहां पे ना कल है, ना कारखाना है, ना कुछ है, यहां पे कुछ भी नहीं है वर्तमान में। बिहार में अभी जीवन यापन करना है तो आपको खेती करके जीना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पता है ना इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है बाबू? मेगास्थनीज लिखे हैं, आप लोग याद रखिएगा। मेगास्थनीज कहां के राजदूत थे? संस्कृत में आता है ना कि मेगास्थनीज कहां के राजदूत थे? यूनान के राजदूत थे। और मेगास्थनीज किसके समय में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसे आप लोग याद रखिएगा। तो जो प्राकृतिक गैस है, जिसको हम लोग एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें हम लोग भरते हैं प्राकृतिक गैस, वो प्राकृतिक गैस जो है बाबू किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा पेट्रोलियम। जो जहां पे पेट्रोलियम पाया जाता है ना, वहीं पे बाबू गैस भी निकलता है। तो पेट्रोलियम से पाया जाता है। और पेट्रोलियम आप पेट्रोलियम देगा या आप यहां पे लिख देगा खनिज तेल, या तो लिख देगा यहां पे खनिज तेल। पेट्रोलियम को खनिज तेल भी बोला जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है या खनिज तेल के साथ पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी होगा? तो ऊपर देखिए र है ना, अब जिसमें ऊपर र होगा वही उत्तरदायी होगा। तो यहां पे ऊपर र है बिस्मार्क में, तो बिस्मार्क आपको याद रखना है
कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन बाबू उत्तरदायी है, तो बिस्मार्क उत्तरदायी हैं, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अब भारत में बाबू औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पे किया गया है, तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं यहां पे पंचायती राज संस्थाओं में किया गया है, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप आप लोग जानते हैं ना कि जैसे आप अंधेरे में जाते हैं तो यहां पे बाबू एक बल्ब होता है, यहां पे कैप रहता है, कैप में ही बल्ब रहता है, उसको जला लीजिए फिर आगे लोग जाता है, ठीक है। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हैम्फ्री डेवी, नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, आप लोगों को याद रखना होगा कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार बाबू हैम्फ्री डेवी ने किया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना कब किया गया, तो मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल का स्थापना 1854 में किया गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। 1854 में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल का स्थापना हुआ, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, याद रहेगा ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहला सूती कपड़ा मिल का स्थापना कहां पे किया गया था, कोलकाता में किया गया था, जो चला नहीं, तो इसको बंद करके फिर बाबू कहां आधुनिक सूती कपड़ा मिल खोला गया, तो आप लोग याद रखिएगा बंबई में 1854 में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदी में बाढ़ कब आता है, तो जब वर्षा की अधिकता होता है, जब बारिश ज्यादा होता है, इस टाइम कहीं पे बाढ़ आता है नहीं, जहां पे बारिश होगा वहीं पे बाढ़ आएगा। तो वर्षा की अधिकता के कारण क्या होता है बाबू, नदियों में बाढ़ आता है, यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। आप देखिए यहां पे आप लोग कांग्रेस देख के 1885 पे टिक कर देते हैं, लेकिन गलत है, ये क्या है बाबू, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी का नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो कांग्रेस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन यहां पे क्या है, अखिल भारतीय ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, व्यापार यूनियन कांग्रेस कौन सा है, तो कांग्रेस देख के आप लोग 1885 पे टिक कर देते हैं, या इसे शॉर्ट में देता है AITUC, ठीक है ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1920 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। भाई वो कौन थे जो बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो संसाधन होते नहीं बनते हैं ये कौन बोले थे, तो आपको याद रखना है जिम्मरमैन बोले थे। कौन बोले थे बाबू, जिम्मरमैन बोले थे, आपको याद रखना है, यही बोले थे कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दलित और महादलित एक नई पहचान बना हुआ है। दलित और महादलित एक नया पहचान कहां पे बना हुआ है, आपको बताना है, तो दलित और महादलित कहां एक नया पहचान बनाया हुआ है, तो आपको याद रखना है बिहार में, बिहार में दलित और महादलित का एक नया पहचान बना हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पे हम लोग सौर ऊर्जा का स्थापना कर सकते हैं, और वो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है ना बाबू, ये रेत ही रेत है। क्या है बाबू, मिट्टी जो है राजस्थान का वो रेत ही रेत है, मरुस्थलीय मृदा, वहां पे कुछ होता नहीं है, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां पे बालू है वहां पे सोलर प्लेट लगा देंगे और धूप से वहां पे क्या होगा बाबू, बिजली बनेगा, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा यानी सोलर से जो बाबू बिजली बनता है, सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना कहां है, तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, तो भारत में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा दूर में फैली हुई है, या भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है बाबू भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, याद रहेगा ना। और जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, एगो खादर मिट्टी और एगो बांगर मिट्टी। नया जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी बोलते हैं और पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट बाबू कब आया था, जिसमें लोगों के लिए खाने के पास कुछ नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट बाबू कब आया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1929 में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया था जिसमें लोग भूख से मर रहे थे? तो आप लोग याद रखिएगा 1929 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी किस स्थान पे आता है? भाई सुनामी कहां आता है? तो सुनामी क्या है बाबू? समुद्री लहर है, जिसमें समुद्र का पानी क्या होता है, एकदम बहुत तेजी से किनारे आता है, समुद्र का पानी उछलने लगता है, ठीक है ना, बहुत तेजी से किनारे पे आता है और उतना तेजी से बाबू अंदर जाता है। तो सुनामी क्या है? समुद्री लहर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और वही बोल रहा है सुनामी किस स्थान पे आता है? तो सुनामी जो है ये समुद्र में आता है। और समुद्र में सुनामी कब आता है? जब समुद्र के तली पे भूकंप आता है, जब समुद्र में भूकंप आता है ना, तो उसमें का पानी पूरा हिल जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, पानी बहुत ही तेजी से बाहर आता है। तो सुनामी बाबू किस स्थान पे आता है? समुद्र में आता है। सुनामी क्या है? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो सुनामी है समुद्री लहर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और सुनामी समुद्र में क्यों आता है? तो जब समुद्र के तली में भूकंप आता है तब बाबू सुनामी आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बाबू परीक्षा में पूछता है कि जो सुनामी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, किस देश का शब्द है? तो जो सुनामी है ये किस भाषा का शब्द है? तो आपको याद है जापानी भाषा का। किस भाषा का शब्द है? जापानी, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जापान में बाबू सर्वाधिक भूकंप सुनामी आता है। सबसे ज्यादा सुनामी कहां पे आता है? जापान में। तो जापान में लोग सुनामी सुनामी बोलते हैं, तो ये सुनामी जो है जापानी भाषा है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलवेराइन एक संस्था थी, जलवेराइन किसकी संस्था थी? तो आपको याद रखना है जलवेराइन, आपको याद रखना है व्यापारियों की संस्था थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा में आता है कि जलवेराइन किसकी संस्था है? तो जो जलवेराइन है वो व्यापारियों की संस्था है, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील बाबू कहां है? तो कांवर झील आपको याद रखना है बेगूसराय में है। बेगूसराय जिला में क्या है बाबू? कांवर झील है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। कांवर झील कहां है? तो बेगूसराय में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा जो भगवान के द्वारा आता है, जो ईश्वर के द्वारा आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा। अब देखिए, भूकंप किसके द्वारा आता है? ईश्वर के द्वारा, ठीक है ना, प्राकृतिक के द्वारा। यहां पे देखिए बम, यहां पे वही बोल रहा है ना, कौन इसमें से प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा तो हमें मिल गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूस्खलन हो गया, ठीक है ना, ये सब प्राकृतिक के द्वारा आता है, ठीक है। आग लगना, आदमी के गलती के कारण से आग लगता है, तो ये मानवकृत आपदा। रासायनिक दुर्घटना, जैसे आप लोग जानते हैं भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, जिसको सूंघने से जिधर हवा बह रहा था उधर के लोग, हवा में मिल गया था, जिधर हवा बह रहा था उधर के लोग सांस ले रहे थे और वो मर जा रहे थे, ठीक है। तो रासायनिक दुर्घटना जो है ये भी मानव की गलती के कारण। बम विस्फोट जो होता है ये भी मानव लोग करते हैं, तो ये सारा क्या है? मानवकृत आपदा है। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी को ही मृदा बोलते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो ये आपको याद है तारापुर में किया गया। कहां किया गया? तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण बाबू कहां पे कब किया गया? तो 1969 में किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सरकारी करना, ठीक है ना। तो सभी जो व्यावसायिक बैंक है उनको सरकारी कब किया गया? 1969 में किया गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं? तो सेवा क्षेत्र बाबू जो है ये तीसरा क्षेत्र है। भारत में बाबू सेवा क्षेत्र जो है ये तीसरा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? बोर्ड एग्जाम में आता है। तो सेवा क्षेत्र में आप लोग याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है ना, कि भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में ना तो हिंदुस्तान आता था ना ही चीन आता था। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। आपको याद रखना है। हिंद चीन क्षेत्र में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आपको याद रखना है पुर्तगाली लोग थे। कौन थे बाबू? पुर्तगाली लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए,
रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? अब यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त और लौह नीति को किसने अपनाया था। तो रक्त और लौह नीति को किसने अपनाया था? तो आप लोग याद रखिएगा बिस्मार्क। जो बिस्मार्क थे ये रक्त और लौह नीति को अपनाए थे। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में आप लोग याद रखिएगा 65% जल की मात्रा निहित होती है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? भाई सोपानी कृषि हम लोग कहां पे करते हैं? तो सोपानी कृषि होता है पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाका कौन है? उत्तराखंड, जिसमें पहाड़ों को काट काट के खेती किया जाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इनमें से किस प्रदेश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था बाबू कहां पाया जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप लोग याद रखिएगा भारत में पाया जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चाइना में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? प्रांत का मतलब होता है राज्य। किस राज्य से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है ये मुंबई है। ये आपको याद रखना है। मुंबई को वित्तीय राजधानी बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं। यहां पे पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? यानी कर्ज देने वाला बाबू इसमें से संस्था कौन सा है? अब संस्था है, संस्था एक होता है गैर संस्थागत, एक होता है संस्थागत। वही बोल रहा है संस्थागत। संस्थागत का मतलब होता है जिसका संस्था होना चाहिए। गैर संस्थागत यानी उसका कोई भी संस्था ब्रांच व्रांच नहीं है। जैसे होते हैं बाबू व्यापारी लोग, गांव में व्यापारी है, जाके कर्जा ले लीजिएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कर्जा लेते हैं तो क्या उसका संस्था है? नहीं, तो ये गैर संस्थागत है। रिश्तेदार से हम लोग कर्जा लेते हैं तो ये भी गैर संस्थागत है, उनका कोई भी संस्था नहीं होता है कर्जा उर्जा देने के लिए, ना वो रजिस्टर किए होते, ये अनरजिस्टर्ड होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, सरकार से रजिस्टर नहीं करवाए होते हैं। महाजन जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? रजिस्टर सरकार से नहीं करवाए होते हैं, गैर संस्थागत है। यहाँ पे जो व्यवसायिक बैंक है ये जो कर्ज देता है, लोन देता है, ये संस्थागत होता है, सरकार के द्वारा अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आज के इस क्लास में बाबू 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग यहाँ पे किए हैं। ये सारा का सारा प्रश्न आपको याद रखना है। ऐसे बाबू अगर आपको क्लास करना है तो डेली सुबह 7 बजे आप लोग जुड़िए। हम प्रयास करेंगे डेली सुबह 7 बजे आपका क्लास लेने का। ठीक है। तो आप लोग डेली सुबह क्या करिए बाबू, क्लास आइए। और 1 बजे आपका हिंदी का क्लास होने वाला है, अक्षर ज्ञान कविता, तो आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और डेली अगर आपको सुबह 7 बजे क्लास करना है तो आप हमसे जरूर जुड़िए। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय। और जो भी पढ़ाया जा रहा है बाबू प्लीज उसे याद रखने का कोशिश करिए। आप लोग रिवीजन करते रहिए। याद नहीं रखिएगा तो बाबू कैसे होगा? तो आप लोग उसे पढ़िए, उसका रिवीजन करिए, उसका याद आप लोग करते रहिए। टेस्ट ऐप खरीदे हैं तो वहां पे आप लोग टेस्ट देते रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।